हेलो दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हर साल एक न एक क्वेश्चन अवश्य तौर पे आता है और ये टॉपिक हम 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। और जब ये टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज संविधान संशोधन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संविधान संशोधन करता कौन है, उसको ये पावर्स कहाँ से मिलते हैं, कौन नहीं कर सकता। इनसे भी क्वेश्चन देखा जाए तो पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पीएससी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम में। जैसे कि संविधान संशोधन करता कौन है, ये केवल सांसद कर सकते हैं, विधानसभा नहीं। ओके, और इनको ये पावर मिलता कहाँ से है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इनको ये पावर मिलती है। और ये अनुच्छेद 368 किस भाग का है? भाग 20 पे है। स्टेट सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि ये अनुच्छेद 368 है वो किसका भाग है, संविधान के किस भाग में है, तो उसका आंसर होगा भाग 20। कुछ ये छोटे छोटे शब्द हैं, उनको आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन के प्रकार। सबसे तो अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। पहला, सांसद के विशेष बहुमत के माध्यम से। दूसरा, सांसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थक, सामान्य समर्थक मतलब साधारण बहुमत के साथ। स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती जब आधे राज्यों की बात आती है, उनको साधारण बहुमत से पास करना होता है। देखते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, कभी डाल देता है कि कौन से संविधान संशोधन के लिए आधे राज्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या उसकी प्रकृति में चेंजेस, किसी भी तरह का अमेंडमेंट करते हैं तो ये उसके लिए हमें आधे राज्यों की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार केंद्र और राज्य की कार्यकारिणी की शक्ति का विस्तार करना, जैसे केंद्र और राज्य की पावर्स की बात आती हैं, उसमें अगर कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट किया जा रहा है तो आधे राज्यों की आवश्यकता होगी। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के में कुछ भी चेंजेस किया जाता है तो उसके लिए हमें आधे राज्यों की आवश्यकता होगी। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति पावर्स का जो विभाजन होगा उसके लिए। वस्तु और सेवा कर परिषद, जीएसटी। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय। 7वीं अनुसूची जो है जिसमें लिस्ट दिया गया सेंट्रल का, स्टेट का और कॉन्क्रीट लिस्ट 3 लिस्ट दिए गए हैं, उनमें जो भी चेंजेस होते हैं तो ये इफ़ेक्ट हो रहा है पूरे राज्यों पे, तो उन चीज़ों को अमेंडमेंट करने में हमें आधे राज्यों की आवश्यकता होगी साधारण बहुमत के साथ। केवल उन्हें साधारण बहुमत के साथ, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल और केवल साधारण बहुमत से उन्हें पारित करना है, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। और सांसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, ठीक। और अनुच्छेद 368 स्वयं, मतलब अनुच्छेद 368 के तहत अगर किसी तरह का जो भी प्रोसेस दिया गया है उसमें जो भी बताया गया है उनको अगर कुछ भी अमेंडमेंट किया जाता है तो उसके लिए भी आधे राज्यों की आवश्यकता होगी साधारण बहुमत के साथ। संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं क्या हैं, कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में
आता ही आता है, एकाध न एकाध स्टेटमेंट दिया जाता है। मैं जब आपको एमसीक्यूज कराऊंगा तब आपको इन टॉपिक से देखना बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे। जैसे संविधान के संशोधन का आरंभ सांसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं। इसका मतलब है सांसद किससे बनता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये आवश्यक नहीं है कि लोकसभा में ही आरंभ होगा या राज्यसभा में, किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने डाला था, क्वेश्चन जब आए थे। आपको ये सब चीज़ मैं लास्ट में जब एमसीक्यूज कराऊंगा तो दिखाऊंगा कौन से साल में क्वेश्चन पूछा गया उनके साथ। ये जो टॉपिक्स है संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये महत्वपूर्ण है। इनको एज इट इज लिख लेना या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये मैं जितना रिमेंबर कर पा रहा हूँ, ये 2022 में क्वेश्चन आया था कि संविधान संशोधन करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकताएं होती है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया था जो कि गलत था। तो जबकि सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती, उनसे मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती राष्ट्रपति को, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए संविधान संशोधन प्रक्रिया को अवश्य आप याद रखें और एक जगह शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ऑलरेडी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखा है, अगर आपको इससे भी शॉर्ट्स बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा है विधेयक को दोनों सदनों में पारित विशेष बहुमत से अनिवार्य। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया, दोनों सदनों मीन्स अलग अलग, ये नहीं कि एक साथ, ठीक है। तो दोनों सदनों में अलग अलग इसे पारित करना अनिवार्य है। संविधान संशोधन के जो भी लाया जाता है अमेंडमेंट, चाहे जो राज्यसभा में लाया जाए या लोकसभा में, तो दोनों जगह में अलग अलग विशेष बहुमत के साथ इसे पारित करना। अब ये नेचर पे डिपेंड करता है कि ये संघीय ढांचे को इफ़ेक्ट कर रहा है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कर रहा है या डीपीएसपी पे, किस पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आधे राज्यों की आवश्यकता पड़ती है तो हम वहाँ आधे राज्यों से लेते हैं साधारण बहुमत से अनुमति। उसके बाद अगर नहीं है, संघीय ढांचे से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसके लिए हमें आधे राज्यों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये नेचर पे डिपेंड करेगा विधेयक के कि वो किस नेचर का है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चौथा है, ये भी स्टेटमेंट पूछा गया है यूपीएससी पे, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, ज्वाइंट सीटिंग का, जो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है ज्वाइंट सीटिंग। ये जो है किसी विधेयक को जब पारित नहीं करते, जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया राज्यसभा ने नहीं किया, या राज्यसभा ने कर दिया लोकसभा ने नहीं पारित किया, तो राष्ट्रपति अपने आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। पर ये प्रावधान संविधान संशोधन के विधेयक के लिए नहीं है। अगर लोकसभा ने पारित कर दिया, विधानसभा ने नहीं पारित किया, तो राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान का उपयोग करके ये बिल को पास नहीं करा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, ठीक है। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, मैं ये आपको सब क्वेश्चन आपको लास्ट में एमसीक्यूज दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर पे पूछा गया। तो ये याद रखना कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आगे है राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देगा ही देगा, ये भी स्टेटमेंट आया हुआ है। वो ना वो विधेयक को रोक सकता अपने पास, ना ही विधेयक को किसी सदन में भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, उसे बाइंडिंग है। मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा से विधेयक अमेंडमेंट पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनको साइन करना ही होगा। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम संविधान संशोधन अब तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं। मैंने इसको कुछ टॉपिक्स वाइज बांटा है। जैसे
पहला संविधान संशोधन दूसरा संविधान संशोधन की तरह नहीं किया है। मैंने इसे सबको सेपरेट एक टॉपिक पे कर दिया सेपरेट। जैसे फंडामेंटल राइट से जितने भी रिलेटेड संविधान संशोधन हैं उनको एक साथ, और डीपीएसपी से जो होंगे उनको एक साथ, राष्ट्रपति से संबंधित जो होंगे उनको एक साथ, इस तरह से, जिससे रिवीजन करने में हमें आसानी हो। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसकी वजह से मैंने इस तरह से किया। आप लोग बताइएगा कि ये तरीका मेरा सही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 19। तो मैं आप लोगों को आर्टिकल 19 में संविधान संशोधन होने से पहले आर्टिकल 19 के बारे में एक क्विक रिवीजन की तरह बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 19 में है क्या। ठीक है, तो हम आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ था ये देखते हैं। मैं पूरे डिटेल्स नहीं बताऊंगा आर्टिकल 19 अभी, क्योंकि बस एक क्विक रिवीजन की तरह बताते हैं कि उसमें क्या है। आर्टिकल 19 का सेक्शन 1 के तहत हमें ना अगर मूल संविधान की बात किया जाए तो 7 अधिकार थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 7वां जो अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। ठीक है, ये सब हम देखेंगे बाद में। जैसे आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 19 के तहत हमें क्या क्या अधिकार मिले गए हैं। आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 को किस पे बोला जाता है? संविधान स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आर्टिकल 19 का पहला, वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमें बोलने की अधिकार है ना, अभिव्यक्ति, अपनी बातों को, विचारों को आगे रखने का। उसके बाद ये जो है एक सीरीज टाइप, मतलब एक जैसे मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। इससे क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी में दे दिया जाता है, अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो फर्स्ट आता है हमारा हमेशा वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आता है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। ठीक, तीसरा आता है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा हमारा बात करता है कि हम भारत के किसी भी राज्य में आवागमन का अधिकार है, संचार करने का अधिकार है, कि हम कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में संचार कर सकते हैं। चौथा बता दिया। पांचवा है भारत के राज्य के किसी भी भाग में घूमने और बस जाने का अधिकार। छठवां बोलता है कि कोई भी व्यापार कारोबार करने का हमें अधिकार है। तो ये जो 6 हैं अधिकार हमारे, इनको एक स्टेप बाय स्टेप आप याद रखिएगा। अब इसे याद करने का एक तरीका जो मेरा खुद का है, मैं उसे आपको बताता हूँ कैसे करना, फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए। हम कहीं भी जाने का कुछ करने से तो पहले हम बोलते हैं ना कि हम यहाँ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जब हम बोलते हैं कि हाँ यार यहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आज 6 बजे यहाँ पे मिलेंगे। तो वो क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। अब जब सम्मेलन करते तो शांतिपूर्ण हम बात करते हैं ना पहले, कि हाँ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कहाँ जाना है। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, तीसरा स्टेप हम ग्रुप बनाते हैं कि कौन कौन जाएगा, डिसाइड करते हैं कि हम, वो एक ग्रुप हो गया, वही संघ या आपकी सहकारी समिति आ गई। उसके बाद जब ये हो गया तो कहाँ जाना है वो देखते हैं। उसके बाद वहाँ कहाँ कहाँ घूमेंगे ये आता है। उसके बाद हम वहाँ जब घूमने लगते हैं तो वहाँ पे व्यापार अगर कहीं पे अच्छा लग जाता है, जैसे पहाड़ों पे हम जाते तो हम खुद से दोस्तों में बोलते हैं कि यार हमारा यहाँ पे काश घर हो या होटल हो, है ना। उस तरह से कारोबार हो गया ये। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, बट याद रखिएगा आप इन 6 अधिकार को जो है आपको स्टेप बाय स्टेप ही याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके। और 7वां जो था बताया था संपत्ति का अधिकार, जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। ओके। अब क्या ये, अब
आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट है, पूरी तरह से मतलब अधिकार इसमें निर्बंधन नहीं है, कोई किसी तरह का रोक नहीं है, नहीं पूर्ण रूप से नहीं है कि नहीं हमें पूरी अधिकार है कि हम किसी को भी कुछ बोल दें। इस पे लिखा गया युक्ति युक्त निर्बंधन, मतलब कि आपको अपने अधिकार तक ही सीमित रखना है, ना कि आप किसी के अधिकार छीन सकते हैं। अब उसी चीज़ पे आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 के तहत इस पे आर्टिकल 19(1) का मतलब वक्र एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का युक्ति युक्त निर्बंधन के बारे में बताया गया है। उसी में संविधान संशोधन हुआ है, तो 3 नए निर्बंधन लगाए गए का लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध भड़काना। ये 3 अमेंडमेंट ऐड हुए फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। और उसी के ये 3 हुए। उसके बाद आर्टिकल 19(6) किससे संबंधित है? हमारे कारोबार से संबंधित है कि हमें किसी भी व्यापार को करने का अधिकार है। उस पे अमेंडमेंट हुआ 19(6) के तहत, क्या कि राज्यों को ये अधिकार दिया गया कि कोई भी कार्य को, इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ कि राज्यों को व्यापार या कारोबार से नागरिक को पूर्णतः अपवर्जित करके अपने पक्ष में एकाधिकार सृजित करने या किसी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की शक्ति प्रदान की गई। ये अधिकार किनको दिया गया? राज्यों को दिया गया कि कोई ऐसा कार्य, जैसे कि आप देख सकते इसरो है ना, इसरो है हमारा, ये क्या अब कोई आम आदमी आकर बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं मैं भी बम बनाऊंगा, है ना। कुछ चीज़ें हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य सरकार ही कर सकते हैं या केंद्र सरकार के अधिकार के हैं, तो उसके तहत ये निर्बंधन लगाया गया। क्यों? क्योंकि हम इसके बिहाफ पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, बोल सकते हैं कि व्यापार करने का अधिकार है। किसी भी क्या बोला गया उस पर आर्टिकल 19 में कि कोई भी वृत्त व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, कोई भी में सब कुछ आता है। तो इस वजह से इसमें अमेंडमेंट लाया गया कि कुछ कार्य जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्य या केंद्र सरकार, और यहाँ पे राज्य का मतलब ये नहीं है कि एक स्टेट, एक देश को भी राज्य ही बोला जाता है, ठीक है। और राज्य की परिभाषा आप आर्टिकल 13 के अंतर्गत पढ़े होंगे, या फिर हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक, इसमें मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो आप ये जो 2 अमेंडमेंट है आर्टिकल फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। कब हुआ था ये फर्स्ट अमेंडमेंट? 1991 1951 पे। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको और अमेंडमेंट पढ़ाऊँगा। 2 से 3 वीडियोस में पूरे अमेंडमेंट कंप्लीट करता हूँ। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।